नेपाल में भयंकर आंदोलन हुए। सड़कों पर लोगों का हुजूम था जो कभी पार्लियामेंट पर चढ़ जाता तो कभी सरकारी बिल्डिंग्स पर, जिसे देखकर भारत का लिब्रांडो खुश हुआ और उछल उछल कर बोला, काश ये भारत में भी हो जाता। काश ये सब सच होता। ये सब हो रहा है हमारे पास के एक छोटे से देश नेपाल में। आफ्टर नेपाल इट्स इंडिया की कामना करने वाले बहुत सारे लिब्रांडो यही कामना बांग्लादेश की तख्ता पलट के बाद भी कर रहे थे। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। इसी तरीके से भीड़ को उकसाने का प्रयास भारत का लिब्रांडो कई बार कर चुका है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में राजदीप सरदेसाई ने फेक न्यूज फैलाई कि दिल्ली पुलिस ने एक किसान को गोली मार दी और उसका सेक्रीफाइस अब खराब नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा लोगों को उकसाने का काम था, लेकिन इस न्यूज को हाथ के हाथ फैक्ट चेक कर दिया गया और राजदीप सरदेसाई लोगों को भड़काने में कामयाब नहीं हुआ। अगर कामयाब हो जाता तो भारत का पार्लियामेंट भी नेपाल के जैसे ही जलता हुआ दिखता। इधर भारत का लिब्रांडो कह रहा है कि उठो भारत के यूथ, उठो मोदी की सत्ता पलट दो। वहीं नेपाल का यूथ कह रहा है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। यहाँ पे ना ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेपाल की सरकार ने ऐसा क्या गलत कर दिया था। जनता सड़कों पर थी, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाई, उससे भीड़ कंट्रोल में नहीं हुई। फिर भीड़ पर असली गोलियां चला दी गई और 19 लोग मारे गए। भीड़ उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आई। पार्लियामेंट को जला दिया गया, मिनिस्टर्स को सड़कों पर कुत्ते की तरह मारा गया। डिमांड थी कि सोशल मीडिया साइट्स पर लगा हुआ बैन वापस लिया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हो। पर क्वेश्चन ये कि सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया क्यों गया। पिछले साल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने आप को नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में रजिस्टर करना होगा और अपना ग्रीवेंस ऑफिसर भी असाइन करना होगा। पर टिकटॉक, वाइबर जैसे 4-5 प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के किसी ने खुद को रजिस्टर नहीं किया और गवर्नमेंट ने 4-5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर बाकी सबको बैन कर दिया। और जैसे ही ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद को रजिस्टर करते, वैसे ही इनकी सर्विसेज फिर से शुरू कर दी जाती। लेकिन नेपाल के यूथ को वेट नहीं करना था। नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा दिया, फिर भी प्रोटेस्ट नहीं रुके और तख्ता पलटने के बाद ही प्रोटेस्ट रुके। तो आप मानकर चलिए कोई फॉरेन हाथ यहाँ जरूर था, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं थे। तख्ता पलट से पहले नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था ओली, जो शुरू में एंटी इंडिया स्टैंड लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे लाइन पर आ गया। लेकिन अब ओली के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? बलेंद्र शाह, जो कि हाईली क्रिटिकल टू इंडिया है, हिंदी फिल्म्स को नेपाल में बैन करने की बात करता है और ग्रेटर नेपाल की पैरवी करता है। यही सेम चीज बांग्लादेश में हुई। शेख हसीना प्रो इंडिया थी, उसे हटा के एंटी इंडिया बंदा मोहम्मद यूनिस बिठाया गया। कोशिश यही की जा रही है कि भारत को हर तरफ से एंटी इंडिया सरकार से घेरा जाए और यही प्रोटेस्ट के थ्रू सत्ता पलटने का प्रयास भारत में भी किया जाए।